वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान जी के हमारे सवाल आपके जवाब की प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास, और आज क्लास नंबर 134 आपके सामने है। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित रोजाना 9 बजे एक दिन कंप्यूटर और एक दिन ये जीके के लिए क्लास आपको निरंतर मिल रही है। लगातार जुड़े हुए हैं। इससे पहले 133 वीडियो आपको राजस्थान जीके टेस्ट के मिल चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, राजस्थान जीके टेस्ट वहां उपलब्ध होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली सभी को। और निरंतर अध्ययन करना है आपको, और एक सुविचार के साथ आज के 50 क्वेश्चनों की क्लास। उम्मीद जीत की ना छोड़ना कभी। क्या कह रहा है? उम्मीद जीत की ना छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता यही है। मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी। हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी। तुम रुकना जीत मिल जाए तभी। तुम रुकना जीत मिल जाए तभी। तो रुकना नहीं है, निरंतर अध्ययन करना है, और एक न एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बस यही ठान के तैयारी करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई? नाम सुना आपने? अजमेर के अंदर नसीराबाद छावनी है, वो कब स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई नवंबर 1818। कब? नवंबर 1818 को स्थापित की गई। इसको याद रखना। और जब भी नसीराबाद का नाम आता है तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन बड़ा शानदार पूछता है। 28 मई का दिन 1857, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो नसीराबाद छावनी अजमेर से ही बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुई थी। ये बड़ा चर्चा का और शानदार क्वेश्चन पेपर में आने के लायक बनता है। तो चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि की थी? राजस्थान में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि की थी? सर्वप्रथम ये सहायक संधि कौन सी है? वो सहायक संधि है 1798 लॉर्ड वेलेजली वाली। कौन सी? लॉर्ड वेलेजली वाली जो संधि है ना, वो संधि है। तो इसके तहत सबसे पहले भरतपुर राज्य ने की थी। किसने? भरतपुर रियासत ने की थी। तारीख याद रखना, ये पेपर में आती है। 29 सितंबर 1803 को की थी। उस समय भरतपुर के राजा रणजीत सिंह थे। इन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी। सहायक संधि क्या होती थी? ऐसी संधि क्योंकि राजस्थान में उस समय मराठा थे। मराठा इतने खतरनाक थे, यानी उस समय तो अंग्रेजों से भी खतरनाक थे। क्यों? लूटपाट करते थे, मचा देते थे। ऐसा जैसे मान लो किसी जगह अगर आक्रमण किया ना, या कहीं किस क्षेत्र में आ गए तो सफाया कर देते थे। इस कारण विवश होकर राजस्थान के जो रियासत के राजा थे उन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि की, यानी उनसे यह समझौता किया कि राज्य तो हमारा रहेगा लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है वो अंग्रेजों के पास थी। ये किया। एक है 1818 की संधियां भी हुई थी। 1818 की संधियां हुई थी, उसमें सबसे पहले करौली ने संधि की थी 1817 में, और अंतिम में संधि की थी 1823 में सिरोही में। ये प्रश्न पेपर में आता है और ये प्रश्न पेपर में आता है। तीसरा, इसे 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री मिला। शानदार प्रश्न है ना। ब्लू पोट्री का नाम आते हैं, कई बार पेपर में ब्लू पोट्री देता ही नहीं है। हम तो अंग्रेज बन जाते हैं ब्लू पोट्री, लेकिन वो दे देता है नीले बर्तन। कि नीले बर्तन किस जिले के प्रसिद्ध है? तो उत्तर आएगा जयपुर। कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर। और जयपुर का नाम आ गया तो कछुआ वंशाय आएगा। तो ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री मिला करपाल सिंह शेखावत। किसको? करपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री मिला था। ये ब्लू पोट्री है ना, मान सिंह प्रथम के काल में। किसके काल में? मान सिंह प्रथम के काल में। पहले ये ईरान में इसकी शुरुआत हुई थी। ईरान से ये लाहौर आई थी। लाहौर से आमेर लाने वाला शासक था मान सिंह प्रथम। इसको याद रखना। प्रसिद्ध कलाकार किसको माना जाता है? करपाल सिंह शेखावत। कठपुतलियां सामान्यतः किस लकड़ी की बनाई जाती हैं? सुना होगा अपने, कठपुतलियों का नाम सुना होगा। कई प्रकार की होती है कठपुतली। जब 6ठी 7वीं में थे, 10वीं में थे, अभी तो नहीं आते, पहले होता था। स्कूलों के अंदर बच्चों को कठपुतली का खेल दिखाया जाता था। कठपुतली अलग अलग प्रकार की होती है। तो कठपुतली की जन्मस्थली पूछे तो राजस्थान ही है अपने, और कठपुतली को श्रेय लाने का जाता है देवीलाल सांबर ने इसकी शुरुआत की थी। तो कठपुतली जो किस लकड़ी की बनाई जाती है? प्रश्न आता है अरडू की लकड़ी की। इसकी अरडू की। और अपने भारत में ना 4 प्रकार की कठपुतलियां प्रसिद्ध है। 4 प्रकार की। कितने? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो दस्ताने वाली कठपुतली होती है।
दस्ताने वाली। एक होती है छड़ पुतली, कौन सी? छड़ पुतली। एक होती है छाया पुतली और एक होती है तागा पुतली। तागे से खींच के देखा होगा आपने, ऐसे गुड्डी बढ़ा दी जैसे, और यहाँ से तागा होता है, वो कंट्रोल करते हैं, ऐसे ऐसे वो नाचती है, वो कठपुतली है। ध्यान रखो। नूर मोहम्मद राजपूतों के किस राज्य के प्रमुख चित्रकार थे? नूर मोहम्मद, याद रखना, नूर मोहम्मद बीकानेर रियासत में जो उस्ता कला थी उसके प्रसिद्ध चित्रकार थे। उस्ता कला या जिसको कहते हैं मथेरन कला, उसके प्रसिद्ध चित्रकार थे, क्योंकि चित्रकला से एक आधा प्रश्न पेपर में आता रहता है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने किया था 1916 में, और इनकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग में इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। राजस्थान में चित्रकला का सबसे पहले उद्भव माना जाता है, मेवाड़ शैली से शुरुआत मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, सारे मिक्स क्वेश्चन लेके आए मैं सारे के सारे। लोटिया जाट व कर्णिया मीणा का क्या योगदान है? लोटिया जाट व कर्णिया मीणा का क्या योगदान है? क्या ये प्रसिद्ध नड़वादक रहे? यह प्रसिद्ध कठपुतली नर्तक रहे? इन्होंने आगरा के किले में अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए डूंगजी को छुड़ाया था। ये बात सही है। आगरा का किला, आगरा यमुना नदी के किनारे किले में अंग्रेजों के द्वारा डूंगजी, नाम सुना होगा आपने, डूंगर जी या डूंगजी, जवाहर जी का नाम सुना होगा। तो इसमें से जो डूंगजी थे, ये दोनों क्या करते थे, ये अंग्रेजों से, जो अमीर लोग होते थे उनसे धन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, खास करके अंग्रेजों को लूटते थे। तो डूंगजी को इन्होंने छुड़ाया था। किसने? लोटिया जाट व कर्णिया भील ने, कर्णिया मीणा ने, सॉरी, इन दोनों ने। तो आगरे के किले में अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, ऐसे प्रश्न कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। भुतहा किले के नाम से प्रसिद्ध है। ये तो आपने बहुत बार टीवी में और रहस्य में जो चीजें हैं उसमें देखी होगी, यूट्यूब पे भी देखी होगी। भूतों का किला जिसको कहते हैं, भुतहा किला के नाम से प्रसिद्ध है। भानगढ़ का किला, ये भानगढ़ अलवर के अंदर है। इसका निर्माण 1631 में माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये तवनगढ़ का किला करौली में है, बयाना दुर्ग भरतपुर में है। ठीक है, ये भोपालगढ़ का किला वैसे तो चित्तौड़गढ़ में है, वैसे भोपालगढ़ ये मध्य प्रदेश वाला किला है। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बड़ा पसंद का। जब भी राजस्थान हिस्ट्री की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग का नाम आता ही आता है। हमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक, हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दी थी। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। हमीर के दो सेनापति रणमल व रत्तीपाल, कौन से? रणमल व रत्तीपाल ने विश्वासघात किया और हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ। वो जोहर हुआ 11 जुलाई 1301 ईस्वी, और ये राजस्थान का प्रथम साका था। और राजस्थान का पूछे प्रथम साका, और राजस्थान का ये जल जोहर था। ये बड़ी बात, जल जोहर। आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम अग्नि जोहर, वो था चित्तौड़गढ़ का 1303 ईस्वी में, जो मैंने आज सुबह करंट वाली क्लास में यस्टरडे डोज में क्वेश्चन पूछा था, वो था। आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम जोहर साका कौन सा हुआ था? 11 जुलाई 1301 रणथंभौर दुर्ग का साका। हमीर देव चौहान, उसकी पत्नी रंग देवी के द्वारा क्या किया जाता है? जल जोहर किया जाता है। रणथंभौर के बारे में एक बात याद रखना, अबुल फजल ने कहा कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। और जब इस युद्ध में, इस रणथंभौर दुर्ग के साके में हमीर देव चौहान जब वचन दे देता है किसको, और हट कर लेता है, इन अपराधियों को अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपता है, तो एक बात इतिहासकारों ने कही है, हमीर देव चौहान के लिए क्या कहा कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलते कबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। बड़ी शानदार कहावत है। और जब रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी घेरा डालते हैं तो अमीर खुसरो कहता है कि इस दुर्ग में उस समय 2 सोने के दानों के बदले 1 अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया तो फिर अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इतनी बातें रणथंभौर दुर्ग के बारे में याद रखनी है। प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? बड़ा ही शानदार ये गुरु है, कवि लेखक है, और सदियों से इनका नाम उजागर होता है। राजशेखर जो लगभग 11वीं शताब्दी के अंदर थे, और आज देखो 21वीं सदी चल रही है, उसमें भी राजशेखर का नाम हर एग्जामिनर को गूंजता है। महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे, लेखक थे, गुरु थे इन राजशेखर। और राजशेखर ने ग्रंथ लिखा था कर्पूर मंजरी, बड़ा ही शानदार ग्रंथ कर्पूर मंजरी इन्होंने
ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे? जब राणा सांगा का नाम आए, संग्राम सिंह भारतीय यानी राजस्थान इतिहास में हिंदू पत बादशाह कहते हैं, सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं, जो 1482 में जिसका जन्म होता है, 1509 में जो गद्दी पर बैठता है, 1528 में जो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसने कौन सा युद्ध नहीं लड़ा, कौन से युद्ध में पराजित हुए थे? देखो, खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था, राणा सांगा इब्राहिम लोदी से जीते थे। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था, राणा सांगा इब्राहिम लोदी से जीते थे। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था, राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता करते हुए मोहम्मद खिलजी सेकंड को हराया था। लेकिन खानवा युद्ध, क्या तारीख आती है, इतिहास पलट जाता है यहाँ से। 17 मार्च 1527 खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से हार जाता है और भारत में वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। 12 नंबर पर को जिसकी मुख्य बातें हैं मैं वह सारी डिटेल बता रहा हूं। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? वो युद्ध 18 जून 1576 जिसे कर्नल जेम्स स्टोर ने मेवाड़ की थर्मोपली, अबुल फजल ने जिसे मेवाड़ का अमनौर का युद्ध कहा, जिसे बदायूनी ने मेवाड़ या गोगुंदा का युद्ध कहा, वो युद्ध, उस युद्ध में हरावल दस्ते का मतलब क्या है? सेना की अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करने वाला था हकीम खां सूरी। जी बिल्कुल, हकीम खां सूरी हरावल दस्ते का नेतृत्व इसने किया था और वीर गति को प्राप्त हुआ था। और एक नाम और आता है हसन खां मेवाती। ये हसन खां मेवाती खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा था। मालदेव राठौड़ का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ये मालदेव वही मालदेव है जो 1531 में जोधपुर की गद्दी पर बैठता है और 1562 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मालदेव राठौड़ जिसके पिता थे राव गांगा और अपने पिता गांगा को मारकर गद्दी पर बैठा, इसलिए मारवाड़ के इतिहास में इसे मारवाड़ का या जोधपुर का या राठौड़ वंश का पितृहंता कहते हैं। ये गद्दी पर बैठा, इसका राज्याभिषेक सोजत में हुआ था। कहाँ पे? सोजत पाली। ये वही सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में पिछले साल राजस्थान का 16वां उत्पाद बने है वो मेहंदी, जिसे जीआई टैग दिया गया है। सोजत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोजत का किला याद रखना, नानी सिरडी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? बिल्कुल, वीर दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसिस अणबिंदिया मोती वीर दुर्गादास राठौड़, जिसने गोराधाय के साथ मिलकर औरंगजेब के चंगुल से अजीत सिंह को बचाया था। जसवंत सिंह राठौड़ के ये पुत्र थे और बचाकर सिरोही में किसके पास रखा था? तो इसने सिरोही में किसके पास रखा था? तो इसने सिरोही में एक बंदा था पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव, उसके पास रखा था। याद रखना, पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास रखा था। ऑप्शन देखो, करमचंद पंवार। ये करमचंद पंवार अजमेर वाला है। जब राणा सांगा का गृह युद्ध हुआ था तो राणा सांगा बचकर अपने भाइयों से यहां शरण लेता है। आशा देवपुरा पन्ना दाए बनवीर से उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास रखती है। ये भी याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। राजा मान सिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पे हुई? राजा मान सिंह, ये मान सिंह प्रथम है, ये मान सिंह है प्रथम है जो भगवंत दास का पुत्र था और इसका दादा था भारमल। इसका जन्म 1550 मोजमाबाद जयपुर में हुआ था और 1562 में ये सांबर में जब इसकी बुआ हरकाबाई जोधाबाई का विवाह होता है अकबर से, तो उसकी शरण में जाता है। महज 12 वर्ष की आयु में खूब सेवा करता है। अकबर इसे फरजंद की और राजा की उपाधि देता है। हल्दी घाटी में नेतृत्व के साथ युद्ध करने भी महाराणा प्रताप के विरुद्ध होता है। वही मान सिंह, लेकिन जहांगीर के समय इसकी अनबन हो जाती है और जहांगीर इसे लगातार दक्षिणी भारत में रखता है। अहमदनगर अभियान के दौरान इस राजा मान सिंह की एलिचपुर महाराष्ट्र में 1614 में मृत्यु हो जाती है। बड़ा ही खास महत्व का शासक है। सेकंड ग्रेड, रीट, पीटीआई, फर्स्ट ग्रेड, जब भी इतिहासों की बात आए तो राजा मान सिंह का नाम जरूर आता है। अगला, पित्थल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? कन्हैया लाल सेठिया की वो रचना पित्थल और पाथल। पित्थल कहा उसने पृथ्वीराज राठौड़ को और पाथल इसने महाराणा प्रताप को कहा। पृथ्वीराज जो राठौड़ थे वो किसके पुत्र थे? कल्याणमल के पुत्र थे। ये कल्याणमल बीकानेर का शासक था। कहाँ था? बीकानेर का शासक था। 1570 में नागौर दरबार में अकबर की दीनता स्वीकार करता है। जब ये दीनता स्वीकार करता है तो इसके 2 पुत्र होते हैं, एक तो पृथ्वीराज राठौड़ और एक होता है राय सिंह।
राय सिंह को शासक बनाया जाता है। अगला बीकानेर का, जबकि पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर गागरोन की जागीर देता है। वहीं ये वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ लिखता है। कौन सा? वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ लिखता है, जिसे दुर्साहड़ा ने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी, और एलपी टेसीटोरी ने तो इसको डिंगल का हेरोस तक कह दिया। वो पृथ्वीराज था, ये राठौड़। अगला, राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में रही? सबसे ज्यादा वृद्धि राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में रही, ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा रही 1971 और 81 के काल में। पता है कितनी बड़ी? 32.97%, यानी जब वो लगभग अब की बार जो बाड़मेर की बड़ी हुई ना, उतनी बड़ी। अब मुझे कमेंट करके एक शानदार सुंदर सा सिंपल सा प्रश्न बताना है। सारे जानते हो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, ये तो बता सकते हो। एक आधा % तो आप भी बता सकते हो। तो ये क्या कह रहा है? 71 से 81, 32.97 अब तक का रिकॉर्ड है। पालनहार योजना कब प्रारंभ की गई? भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना इस प्रश्न को। पालनहार योजना कब प्रारंभ की गई? 8 फरवरी 2005 को। क्या है ये पालनहार योजना? और सारे जानते होंगे, मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है बजट का, जिसने वीडियो देखा है, 2022-23 के बजट में सरकार ने कुछ वर्ण के अनाथ बच्चे जो होते हैं उनके लिए पालनहार योजना है। 2022-23 के बजट में सरकार ने कहा कि इतने दिन आप 0 से 6 वर्ष के बालकों को 500 रुपए दे रहे थे प्रति महीना, अब उनको 1500 रुपए दोगे आप। और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को आप 1500 रुपए दे रहे थे, 1000 रुपए दे रहे थे, अब आपको 2500 रुपए देने हैं। ये प्रति माह अब ताजा ये शुरू हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अभी बजट में घोषणा हुई है, इसलिए एग्जाम में पक्का आने की बात होती है। तो पालनहार योजना, अब ये तो इंपॉर्टेंट बन ही गया। कब शुरू हुई? 8 फरवरी 2005। मंदिर श्री राजकलेश्वर जी कहाँ स्थित है? ये नए प्रश्न है। मंदिर है श्री राजकलेश्वर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? सीधा सीधा याद रखना, टोंक। टोंक वही टोंक जो पतंगाकार है, जिसकी ऐसा जिला जिसकी पूर्व और पश्चिम की दिशाएं जो कोण है वो अंदर झुके हुए हैं, जिसकी आकृति राजस्थान के लगभग समान है, टोंक जिला। डिग्गी कल्याण जी का मेला लग टोंक के अंदर, वो भी याद रखें। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई? राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई? अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पेपर में आता है 1985 में। कब? 1985 में 21 जनवरी 1985 को स्थापना हुई। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण का मतलब रेडा। देखो, एक रेडा संस्था थी, एक थी शायद आरपीसीएल, पता नहीं आरसीपीसीएल, आरपीसीएल, इस प्रकार की ये दोनों। इसकी स्थापना 1995 को हुई थी और इसकी स्थापना 1985 को। अब इन दोनों को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हो चुकी है। जो ये पेपर में आते हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है ना, उनमें ये काम लगातार कर रही है। अगला देखो, सिंगरौली परियोजना में राजस्थान का कितना हिस्सा है? नाम सुना क्या आपने? सिंगरौली परियोजना में राजस्थान का कितना हिस्सा है? सिंगरौली परियोजना में विद्युत का कितना है? क्योंकि आसपास के राज्य है ना, जो उनमें भी जो परियोजनाएं होती है नदियों वगैरह पर, तो उनमें भी विद्युत होती है, तो उसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा है। तो राजस्थान का 15% हिस्सा है। टोटल इस सिंगरौली विद्युत परियोजना से 2000 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। अब ये सिंगरौली परियोजना है कहाँ पे? तो सोनभद्रा नदी पर आई। सोनभद्र यूपी में, वैसे ठीक है, सोनभद्र यूपी में ये परियोजना है और इससे लाभ राजस्थान को भी मिलता है, हरियाणा को भी मिलता है और यूपी को भी मिलता है। राजस्थान का हिस्सा इसमें कितना है? 15%। बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो सीधा सही आता है, बनास नदी पर टोंक में बिसलपुर बांध है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये बिसलपुर बांध, टोंक में बनी हुई है, बनास नदी पर बनी हुई है। रामगढ़ बांध कहाँ पे है? रामगढ़ बांध जयपुर में है। मेजा बांध कहाँ पे? भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। और जोई बांध पाली में है, जोई नदी पर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब एक बनास नदी और एक चंबल नदी में कंफ्यूजिंग रहती है, ध्यान रखना। राजस्थान में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी चंबल है, जबकि पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी या बड़ी नदी है वो बनास नदी है। पूर्ण बहाव का मतलब राजस्थान में उद्गम होता है, राजस्थान में मिल जाती है, पूर्ण बहाव हो गया। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में बहती है और उत्तर प्रदेश में फिर वो यमुना में मिलती है। तो चंबल का राजस्थान में देखिए तो बहाव कम है, लेकिन अपवाह ज्यादा है, फैली ज्यादा है ये अपवाह, इसलिए दोनों में कंफ्यूज मत होना। कुंभलगढ़ में बहुतायत से क्या उत्पादित होता है? कुंभलगढ़ में सबसे ज्यादा बेर होते हैं क्या?
बेर तो भाई पश्चिमी राजस्थान में होता है। खरबूजा होता है क्या? खरबूजा तो नहीं होता, सहतूत भी इतना नहीं होता। तो कुंभलगढ़ में क्या होगा? कुंभलगढ़ में सीताफल होता है। क्या होता है? चंदन मिलता है राजसमंद क्षेत्र में और सीताफल। कुंभलगढ़ जब ताजा ताजा नाम आया था तो मैं एक बात जरूर बताऊंगा, कुंभलगढ़ का दुर्ग है जो जरगा पहाड़ी पर स्थित है। एक तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर याद रखना कुंभलगढ़ अभयारण्य है जिसे जल्द ही राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। दो बात तो मेरे को याद है, ये तो बहुत सारी है लेकिन मुख्य मुख्य याद। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी किस मैदान में है? अब ये रामगढ़ रामगढ़ बांध जयपुर में है, रामगढ़ तहसील अलवर में है, रामगढ़ जैसलमेर में भी है, रामगढ़ धौलपुर में भी है, रामगढ़ विषधारी बूंदी में 5 चौथा टाइगर रिजर्व बना है, रामगढ़ बारा में भी है। अब रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी तो सीधा रामगढ़, ये बारा बूंदी में गोलाकार पहाड़ी बनी हुई है, किस क्षेत्र में हो सकती है? हड़ौती में है। कहाँ पे? हड़ौती में। और मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ी है ना मुकुंदरा की, वो अर्धचंद्राकार भी है, उनको भी याद रखना। गागरोन दुर्ग किस नदियों के संगम पर है? गागरोन दुर्ग, इतना शानदार प्रश्न है, एग्जामिनर पूछता है, इतना पूछता है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में ज्यादा से ज्यादा इतना पूछता है। और ज्यादा गहराई से पूछे तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। खिंची चौहानों के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। 2 साक्य यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे 100 वर्षीय एक पंचांग यहाँ पड़ा हुआ है। एक मंदिर है शीतलेश्वर मंदिर, जो राजस्थान में सबसे तिथियुक्त सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। एक सूर्य मंदिर भी यहाँ इस गागरोन दुर्ग के अंदर माना जाता है। तो बहुत सारे इस दुर्ग में बैठे बैठे ही उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी रखी थी। और गागरोन दुर्ग में भी छतरी बनी हुई है पीपा जी की। तो गागरोन दुर्ग की तो खास बातें, गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में, बाकी बहुत सारी बातें। राज दरबार में पद और प्रतिष्ठा के अनुसार सामंतों के बैठने की जगह जो पंक्ति होती थी क्या कहलाती थी? राज दरबार में पद और प्रतिष्ठा के अनुसार सामंतों के बैठने की जगह या पंक्ति क्या कहलाती थी? देखो राज दरबार में किसके पास कौन सा पद है उसी हिसाब से बैठा जाता था, पंक्तियां बनी होती थी, तो उसको कहते थे मिसल। मिसल, मिसिल या मिसल, ये पेपर में बहुत बार आता है, इसको इसे भी लिखा जा सकता है मिसल या मिसिल। ठीक है, ये इसको कहते हैं। दिन का तीसरा पहर क्या कहलाता है? दिन का तीसरा, पहला गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग होती है, फिर गुड नाइट होती है। वो इवनिंग वाला लगभग टाइम है ना, वो क्या कहलाता है? राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा में उसको कहते हैं अड्डो। ठीक है, अड्डो, अड्डो कहते हैं। आजकल तो खत्म हो गया, आजकल तो लोग इंग्लिश बोलने लगे, मोबाइलों पे इंग्लिश मैसेज लिखने लगे, इंस्टाग्राम चलाने लगे, फेसबुक चलाने लगे, सब खत्म हो चुका है। अड्डो उड्डो सब सीधा टाइम देखते हैं 934266 ऐसे बोलते हैं सीधा आजकल तो। सांगवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं। सांगवान नाम सुना होगा आपने, सांगवान का जो वृक्ष होता है रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले होते हैं। आपको पता है दक्षिण राजस्थान में सांगवान होता है। तो भाई गंगानगर वाले तो ऐसे ही जाओ, भरतपुर वाले भी मैं तो काट देता हूँ, जालोर वाले काट देता हूँ, बांसवाड़ा उदयपुर जब ऑप्शन है ना तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सांगवान रोपण हेतु। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 18 मार्च 1948 से चला और 1 नवंबर 1956 को खत्म हो गया। 8 वर्ष और 7 माह 14 दिन लगे। उसमें से ये है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था। ये दूसरा चरण है, क्योंकि पहला मैं तारीख बता देता हूं, पहला 18 मार्च को हुआ, दूसरा 25 मार्च को एकीकरण हुआ, ठीक है, तीसरा 15 अप्रैल को हुआ, 3 हो गए, चौथा 30 मार्च को हुआ, पांचवा, अच्छा 18 अप्रैल है, पांचवा 15 मई को हुआ, 16 26 जनवरी को हुआ और 7वां चरण 1 नवंबर को हुआ। अब ये देख लो 25 मार्च 1948 क्या हुआ, इसको राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान भी कह सकते हैं। 25 मार्च को 9 रियासतें शामिल हुई थी, कितनी? 9। उसमें बूंदी भी थी, प्रतापगढ़ भी थी, शाहपुरा भी थी, लेकिन उदयपुर तो हमें सीधा समझ में आ रहा है कि तीसरे चरण में उदयपुर ही शामिल हुई थी। उत्तर आ गया। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखो हमारे स्पेशल टॉपिक देखने हैं ना आपको, चाहे आप एकीकरण देखो, चाहे प्रजामंडल देखो, चाहे कला संस्कृति का लोक नृत्य देखो, कोई भी आपको जैसे राजस्थान का लोक नृत्य देखना है, लोक नृत्य लगाओ, बाई नानक क्लासेज लिख दो, राजस्थान का भंडार है हमारे यहाँ ध्यान रखना। राजस्थान जीके का, करंट का 6 महीने, साल का, मंथली, वीकली सब उपलब्ध है हर एग्जाम के लिए। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी?
विजय सिंह पथिक ने अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी और कब की थी? 1919 में। कब? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की वृद्धा महाराष्ट्र में की थी और वापिस फिर कहाँ आ गए? अजमेर आ गए। ये भी ध्यान रखना। अगला, भरतपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने। भरतपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे ठाकुर देशराज। कौन? ठाकुर देशराज। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 1938 में गोपीलाल यादव के द्वारा की गई थी। और जब भी भरतपुर प्रजामंडल की बात है, एक सत्याग्रह याद रखना, महिला को सरस्वती वोहरा, वो पेपर में आता है। अभी सितंबर 2021 में जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। मोतीलाल तेजावत का निधन कब हुआ? मोतीलाल जी का नाम सुना होगा, जिन्हें बाबूजी कहते थे भील समुदाय के लोग। एक की आंदोलन चलाया, मेवाड़ पुकार, ये नाम है। तो इनका निधन हुआ था 1963 में। 5 दिसंबर 1963 को इनका निधन हुआ था। कुछ बातें याद रखना, 1929 में इन्हें उदयपुर जेल में कैद रखा गया था, ये याद रखना। और इनकी 21 सूत्री मांगे थी, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। एक ही आंदोलन चलाया था और उसी एक ही आंदोलन उन्होंने 1921 में चलाया था। उसी के तहत नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। ये बातें जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, ये काम की बड़ी है, ध्यान रखना। और ये क्लास मेरी अटेंड करते रहना 9 बजे। तो राजस्थान जी के मैं कहता हूँ कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ध्यान लगा के आप पढ़ते हो। और सुबह 7:30 पर जो करंट की क्लास आती है। तांत्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? तांत्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? तो तांत्या टोपे को जो फांसी दी गई थी शिवपुरी में दी गई थी। शिवपुरी के अंदर 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को फांसी दी गई थी। ये तांत्या टोपे ग्वालियर का विद्रोही था, लेकिन राजस्थान में ये 2 बार आता है। कब? राजस्थान में 2 बार आता है, लेकिन कोई इसको सहायता नहीं देता है। और जैसे 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी शिप्रा नदी के किनारे में फांसी दी जाती है, लगभग क्रांति वहां समाप्त हो जाती है। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। राजस्थान के पूर्व मध्यकालिक जो राज्य थे उनमें, मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक नाम का एक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। ये क्या था? तो नैमित्तिक नाम का एक नाम का यूज किया जाता था। ये क्या था? तो ये राजकीय ज्योतिषों के लिए किया जाता था। और ये RS 2018 के प्री पेपर में आया हुआ है। RS 2018 के प्री पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान के अंतिम AGG वह अजमेर प्रांत के चीफ कमिश्नर थे। ये क्वेश्चन का मुझे जल्दी से आप सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दो। आपने नाम सुना होगा, 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान के प्रथम AGG मिस्टर लोकेट थे। अब मुझे ये बताना कि राजस्थान के अंतिम AGG कौन थे, और वो अजमेर प्रांत के चीफ कमिश्नर भी थे। तो ये नाम याद रखना, हीरानंद शिवदासानी, हीरानंद शिवदासनी, बस इसे याद रख लेना। ये थे। इंपॉर्टेंट है कि नहीं क्वेश्चन? ये 1944 में बने थे और 1947 तक रहे थे लास्ट। उसके बाद में भारत आजाद हो गया। ये पॉलिटिकल एजेंटों की AGG की कहानी खत्म हो। पेपर में आता है 1857 की इस क्रांति के समय कौन थे? AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कर्नल जेम्स टेड कौन था? राजस्थान के इतिहास का पिता। ये भी पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था और मेवाड़ का। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था और बाद में भारत का प्रथम वाइसराय भी बना था। राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? शायद आज पॉलिटिकल के क्वेश्चन है, अगले पेपर में खूब आएंगे। राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो नाम इससे पता लगा, टेराकोटा। मुलेला है कहाँ पे? राजसमंद में। और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के जो बर्तन, पक्के हुए बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी की चीजें बनाते हैं, टेराकोटा। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? देखो ऐसे प्रश्न कई बार आ जाते हैं कि किस चित्रकला शैली में, तो देखो पुरुषों के चेहरों पर चोट और चेचक के दाग प्रदर्शित है, तो वो कौन सी शैली है? जयपुर शैली। ठीक है, कौन सी? जयपुर शैली। आपसे पूछे राजस्थान के किस रियासत की चित्रशैली पर सबसे ज्यादा मुगलों का प्रभाव पड़ा? तो जयपुर चित्रशैली पर सबसे ज्यादा। वेश्याओं के चित्र पूछे तो अलवर शैली में बने हैं। सबसे प्राचीन चित्रशैली पूछे तो मेवाड़ शैली है। और बूंदी शैली की बात करें, पशु पक्षियों की चित्रशैली। राजस्थान में नाथ द्वारा शैली का प्रारंभ कब हुआ? तो राजस्थान में नाथ द्वारा शैली का जो प्रारंभ हुआ 1671 में हुआ था। उसमें शासक थे राज सिंह। मेवाड़ के शासक थे राज सिंह, जिन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति ब्रज क्षेत्र से मंगाई थी। मथुरा वृंदावन से खूब सारी मूर्तियां आई थी और वहां से नाथ द्वारा शैली की शुरुआत होती है। और ये वल्लभाचार्य से संबंधित मानी जाती है, वैष्णव धर्म से संबंधित। युगम संगत है, इनमें से कौन सा युगम
संगत है, असंगत बताना था, यहाँ संगत लिख दिया, शायद असंगत बताना है, ठीक है, क्योंकि संगत तो अपने आप हो जाएगा। पुस्तक प्रकाश जोधपुर की है, बिल्कुल सही है, मान प्रकाश। मैगजीन का किला अजमेर में है, बिल्कुल सही है। जैन भंडार जैसलमेर में पड़ा है, बिल्कुल सही है। चित्रकला नहीं, शाला है, ये चित्रशाला बूंदी की है, जोधपुर की नहीं। ये असंगत बताना था, ठीक है, थोड़ा कई बार मिस्टेक हो जाता है, ध्यान रखना। असंगत बताना था, ये चित्रशाला है, 1 नंबर। बूंदी की है, ठीक है, जयपुर की। कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? बड़ा ही शानदार है, अभी वीडियो प्री में क्वेश्चन आया था। कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ बजाया जाता है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को तो झांझ का ही पता नहीं होगा। झांझ आपने टल्लियां देखी होगी, छोटी छोटी मंदिरों में जागरण में बजाई जाती है, जिसको मंजीरा कहते हैं। टल्ली होती है वो मंजीरा होता है, लेकिन जो बड़े बड़े टल्ले होते हैं ना, इनको बड़े बड़े मंजीरे, ये झांझ कहलाते हैं। और कच्ची घोड़ी नृत्य करता कौन है? कच्ची घोड़ी नृत्य हमेशा पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन है? पुरुष प्रधान नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। बस इतना ही दिमाग लगा लेना कि महिलाएं तो डांसर होती है, लगभग महिलाएं तो नाचती है और निपुणी होती है, घूमर नृत्य वगैरह छोटे छोटे म्यूजिक पर भी कर लेती है, छोटी छोटी आवाज से भी वो नृत्य कर लेती है। पुरुष क्या होते हैं, कई तो अच्छे डांसर होते हैं, कई मेरे जैसे होते हैं, जैसे नाचना नहीं आता है। तो पुरुषों के लिए या तो वो कब नाचते हैं, रात को 8 बजे के बाद नाचते हैं, ठीक है, कोई खाने पीने के बाद बैंक लगा के फिर नाचते हैं, फिर वो जनरेटर पर भी नाच लेते हैं। अब इतना ही ध्यान रखना, ये प्रश्न कभी आ जाए कि जब भी कोई भी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य होगा ना, तो पुरुषों को नचाने के लिए बड़े बड़े ढोल चाहिए, यानी बम्ब, नगाड़ा, नौबत, ढोल, इन पे पुरुष नाचते हैं। छोटी मोटी चीजों से पुरुषों के पैर नहीं उखड़ते, ठीक है। और झांझ देखो, महिलाएं तो मंजीरा पे हाथों की तालियों से ही नाच लेती हैं, लेकिन पुरुषों को झांझ चाहिए, मोटड़े टल्ले चाहिए, बजा बजा के और फिर नाचते हैं। बस इतना ध्यान रखना, जहां पुरुष प्रधान नृत्य होगा ना, वहां बड़े बड़े वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर ही पुरुष नाचेगा, इससे नाचा नहीं जाता, या फिर वो शाम को सीधा ही नाच लेते हैं। तो झांझ इसका उत्तर आ जाएगा। सहनाई, नकारा व चंग किस तरह के लोकनाट्य का प्रधान साज है? सहनाई, नकारा, चंग किस तरह के लोकनाट्य का प्रधान है? तो ये तुरा कलंगी, तुरा कलंगी जो लोकनाट्य है उसका प्रधान है। तो ये पेपर में आते हैं सीधे सीधे। कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? पिछले 2 साल से लगातार एग्जाम में आ रहा है ये। कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टोटी, टोटी, ये कहां? लटकन, टोटी, आभूषण कान पे। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार है वो सहरिया जनजाति में। सहरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? 12 की धारी संस्कार है। इसमें क्या होता है कि एक मृतक को बाद में पता लगता है, जैसे कहीं सुला दिया जाता है तो बाद में उसके चिन्ह जो दिखाई देते हैं उसे पता लग जाता है कि मृतक किस श्रेणी में गया है, अगली किस जन्म उसमें जन्म लिया है उसने, उसका पता लगता है। ग्रासिया सिरोही की है। मीणा सबसे ज्यादा जयपुर में और भील सबसे ज्यादा उदयपुर में। जैसलमेर का मरु मेला कब आयोजित होता है? बड़ा ही शानदार, और जो मेरी करंट की रोज क्लास देखते हैं इसका तो जवाब पटाख तक दे देंगे। जैसलमेर का मरु मेला फरवरी माह में आयोजित हुआ है, अभी आयोजित किया गया, जिसमें मिस मुमल, मिस पोकरण, मिस्टर डेजर्ट ये चुने जाते हैं। मरु मेला जैसलमेर का प्रसिद्ध है, मरु महोत्सव, डेजर्ट महोत्सव। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत है। देखो, एक होते हैं सगुण, एक होता है निर्गुण। सगुण जो भगवान की मूर्ति पर विश्वास करता है, मूर्ति के आगे पूजन करता है, माला जाप करता है। निर्गुण होता है वो सोचते हैं सत्य बोलो, आत्मा ही परमात्मा है, कर्म अच्छा करो, वो परमात्मा है। सगुण भक्ति द्वारा एक होता है सगुण और एक निर्गुण, दोनों ही मानता है। जो जच गया, टाइम मिला तो सगुण को अपना लिया, नहीं मिला तो निर्गुण है ही, तो वो मिश्रित होते हैं। तो देखो, कबीर तो निर्गुण था, नानक जी निर्गुण थे, दादू दयाल जी भी निर्गुण थे। निम्बारक संप्रदाय यानी निम्बारकाचार्य सगुण भी थे, निर्गुण भी थे, तो यहां उतर आ गया सगुण में। तो तीनों तो निर्गुण है, श्योर है। संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां स्थित है? संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा के भगवानपुरा में, बांसवाड़ा के भगवानपुरा में संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा। एक आधे संत महात्मा का प्रश्न आता रहे ना, तो कला संस्कृति में यहां से क्वेश्चन आता है। राजपुताना के किस राज्य में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? राजपुताना के किस राज्य में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता? ये तो सारे जानते हो, राजस्थान में पहला राजवंश जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की ये था आमेर, और आमेर का शासक था बारमल। ये बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की 1562 में, 1562 में अधीनता स्वीकार की। और बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह भी अकबर से कर दिया। तो पहला वैवाहिक संबंध बनाने वाला भी कौन हो गया? ये बारमल साहब। अब आपसे पूछे कि बीकानेर में कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? कल्याणमल था, 1570 नागौर दरबार में की। मारवाड़ का कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। ये सारी चीजें याद रखना। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली तो जानते हो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़
देखो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार था, एनसीईआरटी बुक बताती है, और विक्रम संवत 1597 थी। जन्म हुआ जिला राजसमंद, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। अब इतनी डिटेल याद रखना क्योंकि बादल महल तक प्रश्न आ गया। दोबारा देखो, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार, विक्रम संवत 1597, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई और पत्नी अजबदे कुमार, पुत्र अमर सिंह, घोड़ा चेतक, हाथी राम प्रसाद। इतनी चीज आपको याद रखना, इतनी चीजें मैंने आपको महाराणा प्रताप की। मृत्यु 19 जनवरी 1557 बारडोली चाउंड उदयपुर में मृत्यु हुई थी। ये सारी चीजें महाराणा प्रताप थी। अंतिम क्वेश्चन देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, अनाजों की रानी किसको कहते हैं बता देना भी। अनाजों की रानी, तो अनाजों की रानी मक्का को कहते हैं। अनाजों की रानी मक्का। वाह, या भी एक क्वेश्चन और आ गया। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने हैं? तो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने हैं? 50। भी प्रश्न आया ताजा हाईकोर्ट एलडीसी में कि सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत पद कितने हैं? तो 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश 34 है, लेकिन अपने राजस्थान हाईकोर्ट में 50 है। तो देखो भाई, 50 क्वेश्चनों की क्लास मैंने दी है। आज होली का पर्व भी है। सभी विद्यार्थियों को एक बार मेरी तरफ से तहे दिल से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, आप हंसते खेलते रहें, और हंसते खेलते निरंतर अध्ययन करते आप सभी नौकरी लगे। ये मेरी दिल से आपकी दुआ है कि राजस्थान के हर एक कोने तबके में बैठा हुआ विद्यार्थी जो अपनी मेहनत कर रहा है, निरंतर अध्ययन कर रहा है, वो एक दिन कामयाब हो। इस होली के पावन अवसर पर मैं ये बात कहता हूँ। कल भी आपको पता है कि कल होली प्रथम एकम है, गुलंडी हम खेल खेलते हैं। उस अवसर पर भी मैं कल आपको वीडियो जरूर दूंगा। निरंतर अध्ययन करें, अपने घर परिवार जहां भी हैं आप सुखी रहें, निरंतर अध्ययन करें। इसी मनोकामना के साथ सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।